बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप कि मॉक एग्जाम डिस्कशन पार्ट 1 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व फाइनल अकाउंट। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 41 20 मार्क्स का क्वेश्चन। हम लोग ये सीखेंगे कि हम उसमें से मैक्सिमम मार्क्स किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटा एक प्रॉपर मेथड को आपको फॉलो करना चाहिए। उसके मुताबिक अगर आप लोग चलेंगे तो इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आपके लिए जरा भी मुश्किलात पेश नहीं करेगा। इसके रिक्वायरमेंट में हमेशा हमारे पास यही होता है कि हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाकर देनी है। डेट्स वगैरह चेंज हो सकती है हमारे पास, लेकिन मेजर रिक्वायरमेंट्स हमारे पास यही होती हैं। अब इसमें हमारे पास आई कैप की तरफ से एक हमारे लिए गिफ्ट ये होता है कि इसका फॉर्मेट हमारे पास बना बनाया होता है। तो आपने सबसे पहले जाकर अपने पास फॉर्मेट्स को देखना है कि आई कैप ने आपसे क्या कुछ डिमांड किया है। तो इस किस्म का कुछ फॉर्मेट्स हमारे पास मौजूद है। हमें फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ इनके सामने इनकी करेक्ट वैल्यूज को पुट करना होता है। जैसे सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, मिसलेनियस इनकम। मैंने इन अमाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पर मैंने पुट करना है। और जैसे ही हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को जाकर देखा तो नॉन करंट एसेट पीपीई, तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि मैंने यहाँ पर डब्ल्यूडीवी, हमेशा डब्ल्यूडीवी लिखी जाती है पीपीई की। तो तमाम अपने एसेट्स की जाकर टोटल अमाउंट को यहाँ पर पुट कर देना है। करंट एसेट्स में मुझे अलग अलग क्लासिफिकेशन नजर आ रही हैं। अब हर वैल्यू पुट करने का अलग अलग हमारे पास मार्क्स होता है। इसी तरह से इक्विटी एंड लायबिलिटीज में कैपिटल, नेट प्रॉफिट्स, ड्राइंग, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। आपने सबसे पहले अपने फॉर्मेट को इसी तरह से देखना है कि हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं और कौन सी वैल्यूज हम लोगों ने आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद आप लोगों ने आना है अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में देखें, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ड्यूली एंटरप्राइजेज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। बेटा ट्रायल बैलेंस को सिर्फ एक नजर आपने इसीलिए देखना है कि इससे आपको मेथड्स का पता चल सके कि पीरियोडिक मेथड है, परपेचुअल मेथड है, क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। मतलब ऐसे अमाउंट्स वगैरह को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग एक नजर देखेंगे कि हमारे ट्रायल बैलेंस में क्या कुछ शामिल है। जैसे कैश एंड बैंक बैलेंस, ट्रेड रिसीवेबल्स, स्टॉक इन ट्रेड। अब ये 31 दिसंबर 2017। इसी तरह से प्री पेमेंट्स एंड एडवांसेस, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और ये उनकी कॉस्ट गिवन है। ड्राइंग्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब देखिए बेटा, जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा था क्लोजिंग स्टॉक गिवन था, तो मेरे माइंड में आ गया था ये मेरे पास परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड है, इसीलिए कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट हमें दिया गया। अब हमें परचेजेस कहीं पे नजर नहीं आएंगी और हमें क्लोजिंग स्टॉक दे दिया गया। कहते हैं सैलरीज एंड वेजेस, फ्यूल्स एंड पावर, बैड डेट एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर जो हो चुके होंगे वो आपको ट्रायल बैलेंस में बता दिए जाते हैं। और ये बैड डेट्स हमारे रिसीवेबल्स में से लेस हो चुके होते हैं, एडजस्ट हो चुके होते हैं, हमें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती। रेंट एंड इंश्योरेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, फाइनेंशियल चार्जेस, ये बेटा इंटरेस्ट चार्जेस हमारे पास होते हैं। इसी तरह से बेटा ट्रायल बैलेंस का जितना भी डेबिट साइड का ये पोर्शन होता रहता है, ये हमारे एसेट्स को, हमारे एक्सपेंसेस को शो करता है। जबकि इसका जो क्रेडिट साइड का बैलेंस हमारे पास होता है, ये हमारी लाइबिलिटीज को, कैपिटल वगैरह को डिनोट किया करता है और हमारी इनकम को। इसी तरह से ट्रेड पेएबल्स, एक्रूअल्स, अदर पेएबल्स, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल रिसीवेबल्स, ये हमेशा ओपनिंग होते हैं हमारे पास। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट गिवन थी, तो उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस साइड में गिवन। 12% लॉन्ग टर्म लोन गिवन है, कैपिटल, सेल्स एंड मिसलेनियस इनकम। बेटा आपने जैसे ही इस ट्रायल बैलेंस को देखना है, उसके बाद आपने चले जाना है अपनी एडजस्टमेंट्स की तरफ। और एडजस्टमेंट्स को बहुत ज्यादा केयरफुली आप लोगों ने रीड करना है। अब ट्रायल बैलेंस पढ़ के काफी चीजों का हमें आइडिया हो चुका होता है, काफी चीजें अब जैसे ही हम लोग ये एडजस्टमेंट करते जाएंगे, हम इनको अकाउंट फॉर करते जाएंगे ताकि हम लोग इजीली अपने सॉल्यूशंस की तरफ पहुंच सके। देखें, हम लोग को, हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, हमने शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में एक हैवी सा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ते साथ जो बातें हमें समझ आती जाएंगी हम उनको अकाउंट फॉर करते जाएंगे। देखिए, while carrying out the physical inventory count at year end,
फॉलोइंग मैटर्स वर आइडेंटिफाइड। तो बेटा यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरे इस क्लोजिंग बैलेंस के अंदर जो स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस गिवन था, इसमें मुझे एडजस्टमेंट्स की जरूरत है। और ये मेरा अब एडजस्टेड बैलेंस नहीं है, मुझे IAS 2 की सारी एडजस्टमेंट यहाँ पर करनी होगी। कहते हैं गुड्स कॉस्टिंग रुपीज। अब यहाँ पर अगर आप लोग अपने ट्रायल बैलेंस को देखें तो अमाउंट इन रुपीज 1000 है। तो मैं एडजस्टमेंट्स के अंदर जितनी भी अमाउंट्स मौजूद होगी उनको रुपीज इन थाउजेंड्स ही रीड करूंगा। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1000 were slightly defective. These can be sold for rupees 1130 after incurring a cost of rupees 200। अब देखिए बेटा, टोटल उनकी कॉस्ट 1000 की है, हम उनको सेल कर सकते हैं 1130 के ऊपर, और उन पे एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस है 200 का। तो इनकी जो NRV की वैल्यू हमारे पास जाके बनेगी, NRV इज इक्वल टू 1130 -200। तो NRV की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 930। अब 930 एंड 1000 विच एवर इज लोअर, तो हमें ये गुड्स 930 पे रिकॉर्ड करनी चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में देखिए बेटा, 1000 पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, 1000 पर ये गुड्स हमारी ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। हमने इनको 930 पे लेकर आना है, तो हमने अपनी इन्वेंट्री को 70 से ओवरस्टेट किया हुआ है। अब 70 से हम लोग इसको अगर करना चाहें तो इसके लिए अगर आप जर्नल एंट्री के ऊपर चले जाए ना, तो आपके लिए अकाउंटिंग बहुत इजी हो जाएगी। तो मुझे इन्वेंट्री अकाउंट को डिक्रीज करना पड़ेगा, परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड है। तो इन्वेंट्री का अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है, इन्वेंट्री अकाउंट को डिक्रीज करना पड़ेगा 70 से, और इस 70 का इम्पैक्ट चला जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल की तरफ। तो बेटा ये इसके लिए जर्नल एंट्री बन जाएगी, और जैसे ही ये जर्नल एंट्री बनी, आपके लिए एडजस्टमेंट बहुत इजी हो गई कि आपने जाकर अपनी इन्वेंट्री में से 70 लेस कर देना है, और कॉस्ट ऑफ सेल में जाकर 70 ऐड कर देना है। ये एडजस्टमेंट बिल्कुल इसी तरह से आपने अपने पास नोट करते रहना है। एंड पे अब हमें पता चल गया कि इन दोनों में एडजस्टमेंट्स हैं। इनको एडजस्ट करने के बाद जो एडजस्टेड वैल्यूज होंगी वो जाकर हम लोग पुट कर देंगे। फिर देखें नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 670 purchased on credit were returned to our supplier on 28 December 2017 within the accounting period, but the return was not recorded in the books। अब बेटा अगर हम लोग रिटर्न को रिकॉर्ड करें, परचेजेस रिटर्न और परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड है, तो देखिए बेटा इन्वेंट्री ने डिक्रीज हो जाना है। अभी भी इन्वेंट्री डिक्रीज 670 से, इन्वेंट्री की वैल्यू में डिक्रीज आ जाएगा हमारे, और यहाँ पर पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स, वो हमारे पास डेबिट हो जाएंगे 670। ये एंट्री हम लोगों ने टोटली ओमिट कर दी थी, रिकॉर्ड ही नहीं की थी। तो इन्वेंट्री में डिक्रीज आएगा हमारे पास 670 का, और हमारे ट्रेड पेएबल्स भी डिक्रीज हो जाएंगे 670 से। ये इसकी एडजस्टमेंट हमारे पास हो गई। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, a machine costing rupees 450 was received on 1st October 2017 against 100% advance payment. The advance has not yet been adjusted due to non-receipt of the invoice। तो बेटा अब देखिए, सिर्फ इनवॉइस हमारे पास नहीं है, लेकिन अब हमारे पास एसिड तो आ चुका है। तो हम लोग अपनी एसिड्स को डेबिट कर देंगे, PPE डेबिट हो जाएगा, एसिड अकाउंट डेबिट 450 से, और हम लोगों ने एडवांस के अगेंस्ट इसको मतलब ऑलरेडी हम लोग इसकी पेमेंट कर चुके थे, एडवांस को क्रेडिट कर दें। अब ये एंट्री हमने सिर्फ इसलिए नहीं रिकॉर्ड की थी कि अभी तक इनवॉइस नहीं आई। तो बेटा अब हम लोग इसकी इनवॉइसेस करेंगे और अपने एसिड्स में ऐड कर देंगे 450, और एडवांस में जाकर हम लोग 450 एडवांस से रेलिवेंट अगर हमारे पास कोई मौजूद है तो उसको हम लोग खत्म कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एडवांसेस मौजूद हैं, इन एडवांसेस में से हम लोग 450 लेस कर देंगे। ये बेटा जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन हम अपने पास नोट करते जा रहे होते हैं। उसके बाद अगर आप लोग देखें
इसी तरह से जैसे ही आपकी एडजस्टमेंट कंप्लीट होती जाए आपने इसी तरह वर्किंग करते रहना है। एंड पे देखिए 1 अक्टूबर 2017 50% एडवांस रिसीव्ड फॉर एन एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब ये भी एडवांसेस की बात आ गई कि हमने 1 अक्टूबर 2017 को बेसिकली 50% अमाउंट रिसीव की और एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट था हमारे पास 480। तो इसका 50% हम लोगों ने अमाउंट रिसीव की होगी 240 वॉज क्रेडिटेड टू मिससेलेनियस इनकम, और हमने इसको सारे का सारा अपनी मिससेलेनियस इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया। Remaining amount would be received at the end of the contract. Services were rendered evenly throughout the contract. अब देखिए बेटा 1 अक्टूबर से लेकर हमारे पास ये एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, ये 480 पूरे साल के लिए है, तो 240 बेसिकली 6 मंथ्स के लिए होगा। तो अब जो इनकम हमारे पास बननी चाहिए थी वो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक बननी चाहिए। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 मंथ्स की हमारे पास इनकम बननी चाहिए। 3/6, ये बेटा 50% 6 मंथ्स के लिए है। तो बेसिकली 120 इनकम बननी चाहिए और 120 हमारे एडवांसेस का हिस्सा बनना चाहिए। तो हम लोगों ने ये एडवांस इनकम रिसीव कर ली, तो ये हमारे पास लाइबिलिटी है। एडवांस इनकम बेसिकली हमारे पास लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड हो जाएगा और आपने अपनी मिसलिनियस इनकम में से जाकर 120 लेस कर देना है। तो यहाँ से 120 लेस हो जाएगा, इसको हम लोगों ने एक्स्ट्रा चार्ज किया हुआ है। और ये 120 हम लोगों ने एडवांस में इनकम रिसीव कर ली तो हमारी लाइबिलिटी का पार्ट बनेगा। एंड एक्रूअल एंड अदर पेएबल्स में हम लोग जाकर इसको ऐड कर देंगे 120। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ नंबर, मेंटेनेंस सर्विसेज ऑफ ₹150 वर रेंडर्ड इन दिसंबर 2017। पर हम लोग सर्विसेज रेंडर कर चुके हैं 150 की, बट इनकम हैज बीन रिकॉर्डेड इन जनवरी, और अभी तक हम लोगों ने इसकी इनकम रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि हमने दिसंबर में इसके अगेंस्ट अमाउंट्स भी रिसीव नहीं की। तो बेटा मिसलिनियस इनकम में आप लोगों ने जाकर अपने पास 150 ये रिकॉर्ड कर लेना है, इसको ऐड कर लेना है 150 को। अभी तक अगर हम लोगों ने रिसीव नहीं की तो ये हमारे अदर रिसीवेबल्स का पार्ट बन सकती है, या फिर प्री पेमेंट्स एंड एडवांसेस का पार्ट आप लोग इसको बना सकते हैं। ये इनकम अभी तक हम लोगों ने रिसीव नहीं की, अदर रिसीवेबल्स का पार्ट बन सकती है। क्या हमारे पास कहीं अदर रिसीवेबल्स मौजूद हैं? अब हम लोगों ने जैसे ही देखा हमें प्री पेमेंट्स एंड एडवांसेस नजर आए, इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल नजर आए, और जैसे ही हमने फॉर्मेट्स को जाकर देखा, यहाँ पर देखें करंट एसेट्स में अदर रिसीवेबल मौजूद है, तो अदर रिसीवेबल्स में हमारे पास ये 150 अदर रिसीवेबल्स के तौर पर आ जाएगा, जो कि ऐसी इनकम जो हम लोगों ने अभी रिसीव करनी है, ये वहां पर हमारे पास चले जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग गए। Interest on the loan is paid in arrears on 1 April and 1 October each year. Interest accrued for the quarter ended 31st December 2017 has been credited to loan account. अब बेटा ऐसा होता रहता है कि हमारे पास जितना भी इंटरेस्ट, यहाँ पर अगर मैं आपको अकाउंट बना कर दे दूं, इंटरेस्ट एक्सपेंस, जितनी अमाउंट हम लोगों ने पे की वो हम लोगों ने यहाँ पे रख दी। अब जो एक्रूअल्स था वो भी अब हमारी लाइबिलिटी हमने यहाँ पे रखा, तो यहाँ पर ये हमारे पास एंट्री बनती है एक्रूड इंटरेस्ट। अब एंट्री क्या बन जाएगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। जबकि हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया लेकिन क्रेडिट लोन अकाउंट को किया, ये हमसे मिस्टेक हो गई। अब लोन अकाउंट, अब इसको अगर ठीक करना है हम लोगों ने, तो बेटा हम लोग लोन अकाउंट को दोबारा से डेबिट कर देंगे और अपने एक्रूड एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। अब देखना यह है कितनी अमाउंट से। उन्होंने कहा कि लास्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट, बेटा एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है। अब चले हम लोग यहाँ, अब जब यहाँ पे गए 12% लॉन्ग टर्म लोन,
तो बेटा 5150 का 12% नहीं चार्ज कर सकते, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है। हमने इसमें से इंटरेस्ट को अलग करना है लास्ट क्वार्टर का, और प्रिंसिपल अलग करना है। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को शामिल किया हुआ है। 12% पर एनम है, तो एक क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट 3% है। 12% डिवाइडेड बाय 4 करें तो एक क्वार्टर का जो इंटरेस्ट रेट बनेगा वो 3%। जब मैंने 3% चार्ज किया होगा, तो जो 100% लोन होता है वो 3% चार्ज करने के बाद 103 बन जाता है। तो बेसिकली अब ये जो अमाउंट है ना, ये 103% है, और इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें तो हमारे पास हमारी प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी, और वो है 5000। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 150, वो हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट है, और ये इंटरेस्ट एक्रूड है, हमारी लाइबिलिटीज का पार्ट होना है, एंड तो एक्रूअल्स एंड अदर पेबल्स में चला जाएगा +150। ये इंटरेस्ट की अमाउंट यहाँ पे चली जाएगी। फिर से सुने बेटा, 12% पर एनम है, तो एक क्वार्टर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% हम लोग चार्ज करते हैं। जो 100% अमाउंट के ऊपर अगर 3% चार्ज करें तो अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के साथ 103% बन जाती है। तो 5150 बेसिकली हमारे पास 103% है। इसको डिवाइडेड बाय 103 किया, मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, तो हमारे पास लोन की एक्चुअल अमाउंट आ गई, जो कि हमारे पास 5000 है। तो वो जो इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट है ना 150, ये हमारे पास एक्ट हमारा इंटरेस्ट है जो कि पेएबल है, इसलिए लाइबिलिटी का पार्ट है। हमें यहाँ पर अपने फाइनेंशियल चार्जेस वगैरह को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैंने आप लोगों को यहाँ पर अकाउंट बना कर दिया था, उसमें अगर आप लोग देखें तो हमारे पास एक्सपेंस ऑलरेडी ठीक तरीके से चार्ज हो चुका है। इसमें एक्रूवल्स भी आ गए थे, शामिल हो गए थे, मजीद इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमें कहा गया रेंट एंड इंश्योरेंस इंक्लूड्स। अब ये देखें, ये हमें रेंट एंड इंश्योरेंस यहाँ पे नजर आया। अब इसमें क्या कुछ शामिल है, अभी देखते हैं। इसमें कहते हैं एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹800 फॉर द हेल्थ पॉलिसी अरेंज बाय टीई फॉर द डिपार्टमेंट्स हेड एंड द ऑनर्स फैमिली मेंबर्स। अब यहाँ पर बेटा ऑनर्स फैमिली मेंबर्स ये ड्राइंग्स का पार्ट बनेगी, जबकि रिमेनिंग वो बिल्कुल हमारा एक्सपेंस रहना है। कहते हैं प्रीमियम परटेनिंग टू द ऑनर्स फैमिली मेंबर्स इज ₹200। तो बेटा रेंट एंड इंश्योरेंस में 200 तो वैसे ही जाकर हम लोग माइनस कर देंगे ड्राइंग्स की वजह से, और ये 200 ड्राइंग्स का पार्ट बन जाएगा। यहाँ पर 200 हमारी ड्राइंग्स का पार्ट। अब रिमेनिंग, अब टोटल 800 इसमें शामिल उसने गाता है, उसमें से 200 का बता दिया, अब 600 बाकी रह गए हमारे पास। कहते हैं पॉलिसी इज वैलिड टिल 30 जून। तो बेटा 30 जून तो मतलब नेक्स्ट मंथ के भी 6 मंथ्स, नेक्स्ट ईयर के और इस ईयर के भी 6 मंथ। तो हमारे पास टोटल अमाउंट इसमें एक्सपेंस के तौर पे शामिल है। 800 में से बेटा ये 200 माइनस करें तो रिमेनिंग रह जाता है 600। 600 मल्टीप्लाइड बाय, अब आप लोगों ने इसका हाफ लेना है, ये 600 पूरे साल का है, तो 6/12। ये 1 जनवरी से 30 जून 2018 तक ये प्री पेड एक्सपेंस है। तो ये हमारे एक्सपेंसेस में से ये 300 लेस हो जाना है, और ये हमारे प्री पेड एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाना है। प्री पेमेंट +300 ये हमारे प्री पेमेंट्स का पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ। कहते हैं 1200 पेड अगेंस्ट एनुअल रेंट एग्रीमेंट एक्सपायरिंग ऑन 31 अगस्त टू द, मतलब नेक्स्ट ईयर के भी इसमें 8 मंथ शामिल हैं, और ये रेंट हम लोगों ने पे किया हुआ है, और ये हमारे रेंट एंड इंश्योरेंस का पार्ट है। अकॉर्डिंग टू द रेंट एग्रीमेंट द रेंट पेड वुड नॉट रिफंड इन केस ऑफ बिल्डिंग। अब देखिए बेटा इसमें 8 मंथ्स का प्री पेड है, तो प्री पेड आपने माइनस कर देना है। तो 1200 अगर 12 मंथ्स का है तो 1 मंथ का 100 हो गया, तो 8 मंथ्स का 800। 800 प्री पेमेंट्स आपने इसमें से माइनस कर देनी है, और प्री पेमेंट्स में ऐड कर देना है 800।
TE maintains provision for doubtful receivables according to the age analysis of the outstanding balance. Relevant details are as follows. तो बेटा यहाँ पर अगर एजिंग एनालिसिस आ जाए और हमारे डेटर्स में किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट ना हो तो इट्स वेरी सिंपल। तो इसके लिए आप लोग क्लोजिंग प्रोविजन 1000 का 5% चार्ज करेंगे, ये आपके पास आ गया 50, जहां से आपके पास आ गया 90, 530 का 20% चार्ज करेंगे 106। अब हम लोग इन सब को ऐड कर देंगे और हमारे पास क्लोजिंग प्रोविजन आ जानी है 246। ये हमारे पास क्लोजिंग प्रोविजन का बैलेंस बन जाएगा। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो बेटा ओपनिंग प्रोविजन यहाँ पे गिवन थी, क्लोजिंग प्रोविजन 246 और साथ में यहां से हमारे पास बैड डेट 230। बेटा ये बहुत इजी हो अगर आप इस प्रोविजंस के लिए हमेशा अपने पास अकाउंट बना लिया करें तो आपके लिए इसकी सारी एडजस्टमेंट इजी हो जानी है। प्रोविजन का ओपनिंग आपने लिखा 220, अब इसके साथ डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों के लिए वर्किंग होती है। क्लोजिंग आपने लिखा 246, बैड डेट आपके पास आ गए 230। अब बेटा बहुत इजी है कि हमें पता चल जाए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को हमने चार्ज कितना करना है। तो यहां से हम लोग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज करने वाले हैं 256। ये हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 246। और हमारे जो करंट एसेट में रिसीवेबल से जो अमाउंट माइनस होनी है वो हमारी है क्लोजिंग प्रोविजन, और ये हमारे एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाएगा बैड एंड डाउटफुल डेट 256 के तौर पर। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट अगर देखें तो हमसे कहा गया, अब सेवंथ एडजस्टमेंट भी हम लोगों ने सॉल्व कर ली। टीई डेप्ट प्रॉपर्टी प्लांट एट 15% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो ऐसी सिचुएशन में देखें बेटा आपके पास ओपनिंग जो मौजूद था 12,500, हम लोगों ने एक एडिशन की 450 की, ये 1 अक्टूबर को हमारे पास एडिशन हुई थी। यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 2 में देखें 1 अक्टूबर को एडिशन हुई। हमारे पास एक एमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम लोगों ने कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए एक छोटी सी वर्किंग के सबसे पहले आप लोगों ने अपने पास ओपनिंग WDV फाइंड करनी है। ओपनिंग WDV कैसे आएगी? 12,500 लेस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4630। इस बैलेंस के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई कर देना है पूरे साल के लिए। ये हमारे पास 15% के हिसाब से था। 12500 माइनस 4630 मल्टीप्लाइड बाय 15% इज इक्वल टू, ये अमाउंट हमारे पास आ जाती है 1180.5। फिर हम लोगों ने एडिशन की तरफ जाना है। 450 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टी 1 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3/12 इज इक्वल टू, तो यहां से हमारे पास एडिशंस की डेप्रिसिएशन और ये है 16.875, हम इसको 17 कर लेते हैं। और हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड आ जाएगा 1180 प्लस 17 1197। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पार्ट बन जाएगा। तो क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जानी है 4630.5827। और हमारे पास हमारे एसिड्स का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है हमारे पास वो 12,500 प्लस 450 12950, ये हमारे पास आ जाना है 12950। अब अगर आप लोग देखें तो आप अपनी तमाम तरह एडजस्टमेंट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप लोगों ने जाकर जितना हो सके मैक्सिमम उन शीट्स को कंप्लीट करना है। जैसे
अब जरूरी नहीं कि आपने हमेशा अपने पास प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को ही कंप्लीट करना है। जैसे मैं अभी पीपी के ऊपर वर्किंग कर रहा था, तो यहीं से मुझे पता चल गया कि मेरे एसिड्स की टोटल वर्थ है 12950। इसमें से मैंने माइनस किया इनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5827। तो मेरे पास मेरे एसिड्स की जो वैल्यू आ जानी है वो है -5827 इज इक्वल टू 7123। अब ये अमाउंट लिखने के मुझे एटलीस्ट 2 मार्क्स मिल जाने हैं। हमने इन अमाउंट्स के ऊपर फोकस करना है। अब देखें, क्लोजिंग स्टॉक का पता चल जाएगा यहाँ से। स्टॉक इन ट्रेड 3900 माइनस करेंगे 70 माइनस करेंगे 670, -670। तो हमारे पास स्टॉक की वैल्यू आ जाती है 3160। ये हम लोग जाके यहाँ पे लिख देंगे 3160। ट्रेड रिसीवेबल्स का हमें पता चल जाएगा। हमारे पास हमारे रिसीवेबल्स थे 4400 के। इनमें किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। अब सिर्फ क्लोजिंग प्रोविजन 246 हमने इसमें से लेस कर देनी है, 4154। ये हमारे पास हमारे नेट रिसीवेबल्स आ जाएंगे 4154। प्री पेमेंट्स एंड एडवांसेस, प्री पेमेंट एडवांसेस देखें 1740। इसमें से हमने लेस किया 450, ऐड किया 300, ऐड किया 800। तो एडवांसेस एंड प्री पेमेंट्स हमारे पास आ गए 2390। ये अदर रिसीवेबल जो 150 की हम लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड की थी और अभी तक हम लोगों ने उसको रिसीव नहीं किया, वो आ गए। कैश एंड बैंक बैलेंस में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है, तो 2320 हम लोग वो लिखते हैं। अब हमें यहाँ से पता चल गया हमारे करंट एसेट्स भी कंप्लीट हो गए। तो पहले करंट एसेट्स का टोटल अपने पास कर लें। 3160 प्लस 4154 प्लस 2390 प्लस 150 प्लस 2320 इज इक्वल टू 12174। ये हमारे पास करंट एसिड्स आ गए 12174। इनमें ऐड किए हम लोगों ने नॉन करंट एसिड्स 7123। तो हमारे पास टोटल एसिड्स की वैल्यू आ गई 19297। कोशिश किया करें कि क्वेश्चंस को हमेशा इसी तरह से सॉल्व करें। अब अगर टोटल एसेट्स की वर्थ ये है तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज की वैल्यू भी यही होनी चाहिए 19297। सबसे पहले जाके आप लोग ये लिख लिया करें 19297। अब चले हम लोग यहाँ। तो देखिए कैपिटल में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं था, जो ओपनिंग कैपिटल है वही जाके लिखना है 6000। तो आप लोगों ने यहाँ पे 6000 पुट किया। नेट प्रॉफिट अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि अभी तक मैंने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया नहीं, लेकिन मैं ड्राइंग्स को लिख सकता हूँ। मेरे पास ड्राइंग्स 490 प्लस 200, तो ये 690 की ड्राइंग्स हो गई। ये यहाँ से लेस हो जाती है। जब मैंने नेट प्रॉफिट नहीं लिखा, मैं इनका टोटल नहीं लिख सकता। लोन की बात करें तो किसी किस्म की कोई रीपेमेंट नहीं थी और हमने इसको कैलकुलेट कर लिया था इसके एडजस्टमेंट्स करके कि हमारे पास 12% लॉन्ग टर्म लोन 5000 के हिसाब से है। अब अगर हम लोग करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो उनमें ट्रेड पेएबल्स में एक एडजस्टमेंट थी 3250। इसमें से माइनस कर देंगे 670 इज इक्वल 2580। मेरे पास ट्रेड पेएबल्स आ जाएंगे। और अगर हम लोग एक्रूअल्स एंड अदर पेएबल्स की बात करें तो उनमें हमारे पास अब शामिल हो जाएंगे 1320 एज इन ट्रायल बैलेंस प्लस 120 प्लस 150 इज इक्वल टू 1590। तो हमारे पास टोटल करंट लाइबिलिटीज कितनी हो जानी है 1590 प्लस 2580 इज इक्वल टू 4170। अब
अगर यहाँ पर देखें तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज के पोर्शन में सिर्फ एक वैल्यू है जो कि मिसिंग है। इसको आप बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पे फाइंड करके अपनी बैलेंस शीट को कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि अभी तक हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को नहीं बनाया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल उठाएंगे 19297, इसमें से लेस करेंगे करंट लायबिलिटीज 4170, लेस करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि इक्विटी के पोर्शन की 10127। ये बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर हम लोगों ने जाके फाइंड किया। अब 10127 हमने लेना है, इसमें ऐड करेंगे, जब ये इक्वल टू की दूसरी साइड पे ड्राइंग जाएंगी तो ये ऐड हो जाएंगी, ऐड करेंगे 690 और लेस करेंगे 6000। तो हमारे पास अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो प्रॉफिट, नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो लॉस। तो आपने यहां पर आकर 4817 लिख दिया, ये हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू, और यही वैल्यू जाकर आप लोगों ने पुट कर देनी है यहाँ पर 48। अब देखिए अभी तक मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन मुझे मेरे नेट प्रॉफिट्स की वैल्यू का पता चल गया है। अब हमने देखा कि भाई सेल्स में तो किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 35230 एज इट इज लिखते हैं, 35230। कॉस्ट ऑफ सेल्स का हमें यहां से पता चल गया 23580, और इसमें ऐड करेंगे हम लोग, एक एडजस्टमेंट हुई थी 70 की, 70 ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 23650। कॉस्ट ऑफ सेल लेस होती रहती है तो हम लोग इसको ब्रैकेट, अब ग्रॉस प्रॉफिट इजीली यहाँ पे फाइंड हो सकता है, 35230 लेस कर दिया हम लोगों ने 23650 इज इक्वल टू 11580। ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। अब बेटा क्या दो चीजें रहती हैं, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, मिसलेनियस इनकम। तो मिसलेनियस इनकम को फाइंड करना बहुत इजी है, आप इसकी तरफ गए, हमें पता चल गया इसकी वर्किंग से 940 -120 +150 इज इक्वल टू 970। तो आप लोग जाकर मिसलेनियस इनकम 970, अब हमें यहां से पता चल जाएगा कि हमारे बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस कितने हैं। अदरवाइज इसकी कैलकुलेशन हमारे लिए टफ टाइम दे सकती थी हमें। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए बेटा, आप अगर इक्वेशन के तौर पे जाना चाहें, देखिए 11580 ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से लेस करेंगे एक्सपेंसेस, इनको हमने एक्सपोज कर दिया, इसमें प्लस की मिसलेनियस इनकम हम लोगों ने, और ये इक्वल टू हो गए हमारे नेट प्रॉफिट के 4817, सिर्फ सॉल्व इक्वल टू, ये हमारे पास हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ गए, और वो है 7733। आपने यहाँ पे आके यूं लिख दिया। और देखिए मैंने अभी तक किसी किस्म की एक्सपेंसेस की कोई कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करके 20 मार्क्स गेन करके बैठ जाऊंगा, और ये 100% ठीक है। अदरवाइज अगर एक्सपेंसेस की तरफ हम लोग जाएं तो ये देखें बेटा, अब एक्सपेंसेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कौन कौन से एक्सपेंसेस बन जाएंगे, जैसे कि आपने अपने ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पर देखने हैं आपके एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड वेजेस, फ्यूल एंड पावर, बैड डेट एक्सपेंस के लिए हम लोग ये वाली अमाउंट जाकर उठाएंगे, रेंट एक्रूवल ये हम लोग एडजस्टमेंट्स करेंगे इनके लिए, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, फाइनेंशियल चार्जेस, और साथ में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करना। अब अगर हम लोग इनको ऐड करें तो ये देखें वेरिफिकेशन के लिए 2610 +450 प्लस, अब यहां से बैड डेट से नहीं 256 उठाएंगे प्रोविजंस को शामिल करके, प्लस 2900, अब इसमें एडजस्टमेंट्स हो रही हैं -200 -300 एंड -800, इसमें ऐड करेंगे 920, ऐड करेंगे 700 एंड ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एंड द टोटल इज 7733।
तो बेटा यहाँ पर भी हम लोगों ने 7733 ही लिखा था। तो बेटा कोशिश करें कि अपने काम को आसान करें, इजी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग बैठें, अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, एक एक एडजस्टमेंट के ऊपर ठीक से टाइम लगाएं और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, साथ साथ उनकी एडजस्टमेंट्स करते जाएं। तो इंशाल्लाह विद इन शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन आप लोग अपना 100% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एंड आई होप कि आपको फाइनल अकाउंट्स की वर्किंग अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। मैंने अपनी नोट्स में फाइनल अकाउंट्स का सोल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को आपके एग्जाम्स में कामयाब करें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।